हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ए केमिस्ट्री की केमिस्ट्री होती क्या है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ ए साइंस दैट डील्स विद द स्टडी of a composition and the property of a matter and the transformation change that it undergoes। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले केमिस्ट्री की वो ब्रांच किसकी, साइंस की, कि दैट डील्स विद द स्टडी, जो बेसिकली स्टडी करती है किसकी, कंपोजिशंस की एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और मैटर हमने बेसिकली कहाँ पढ़ा था, 9th क्लास के अंदर। मैटर क्या होते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास। अब मैटर हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद प्लाज्मा एंड आफ्टर दैट इज ए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब और उसके बारे में केमिस्ट्री किसके बारे में बताती है, चेंजेस के बारे में। चेंजेस मतलब कि रिएक्टेंट का कन्वर्ट होना किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। कि वी ऑब्जर्व दी चेंजेस इन ए मैटर ऑल अराउंड अस, कि इस यूनिवर्स के अंदर देखिए कि सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज होना, लिक्विड का गैसेस के अंदर चेंज होना। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल कि चेंजिंग ऑफ ए वाटर, वाटर का चेंज होना लिक्विड इनटू दी वाटर वेपर। वेपर मीन्स लाइक इज ए स्टीम के रूप में चेंज होना। नेक्स्ट हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ ए फ्रूट्स एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए, ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे किसके, चेंजेस इन ए मैटर ऑल अराउंड अस। उसके बावजूद बेसिकली बच्चों अब हमारा यहाँ पर जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि दीज चेंजेस आर ए 2 टाइप्स। जो ये चेंजेस होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ए फिजिकल चेंज, सेकंड इज ए केमिकल चेंज। और ये दोनों ही चेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन विद इन एग्जाम्पल एमसीक्यू के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय फिजिकल चेंज क्या होता है। कि 2 चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कि उस चेंजेस के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। कि फिजिकल चेंजेस में अल्टर द शेप, साइज एंड कलर, डेंसिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। तो ये फिजिकल चेंज के अंदर बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, अल्टर्स होती हैं शेप की, साइज की, कलर की, डेंसिटी ऑफ ए ओरिजिनल सब्सटेंस। अब इसके एग्जाम्पल, अब ये सारे जो एग्जाम्पल कराऊंगा दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दिस द एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज। सेकेंड, इवेपोरेशन ऑफ ए वाटर। थर्ड हमारे पास लाइटनिंग ऑफ ए बल्ब एंड फोर्थ इज ए फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द क्रिस्टलाइजेशन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज एंड ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। कि 2 चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद ए न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड, जिसके अंदर नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं और उनकी नई प्रॉपर्टी फॉर्म होती है, उसको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ ए ग्रेप्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंजेस। ये हमारे पास क्या रहेगा, केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कि एक केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज in which one or more substance or a reactant react to form is a new substance with entirely different properties। अब देखिए बच्चों, समझना है आपने केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अब आपका चैप्टर जेन्युइन वे से स्टार्ट हो गया यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शंस इज ए चेंज, ये कि ऐसा चेंज है इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन देते हैं विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब जब नया प्रोडक्ट बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट। अब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन ए केमिकल चेंज। अब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनके अंदर बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है, केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, कि वो सब्सटेंस जो आपने केमिकल रिएक्शंस के अंदर लिया उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा कहाँ होता है, ऑलवेज रिटन इन दी लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप कहाँ पर लिखोगे, लेफ्ट साइड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों प्रोडक्ट क्या होते हैं। कि द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, कि वो नया सब्सटेंस बनेगा, कब बनेगा, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन अक्कर होगी। कि दैट इज
प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज, जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आप रिटर्न करोगे कहाँ पर, राइट हैंड साइड के अंदर। अब इसका मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कैसे आपने राइट डाउन करना है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास रिएक्टेंट, ये वाला जो राइट साइड होगी दिस इज ए प्रोडक्ट। बीच में किसका साइन लगाना है, आपने एरो का साइन लगाना है जिसको हम गिव्स अस कहते हैं कि द साइन ऑफ ए एरो इज इंसर्टेड बिटवीन, किसके बीच में आए, ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में, पॉइंटिंग टूवर्ड्स इन दी राइट साइड। अब ये जो किसकी तरफ इंडिकेट करेगा, ये प्रोडक्ट की साइड में इंडिकेट करेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फोर्थ इज ए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसके बावजूद नेक्स्ट हमारे पास कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, कि केमिकल रिएक्शन किन किन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन अक्कर हो रही है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या करना है आपने, चेंज इन स्टेट। आपने क्या मेजरमेंट करोगे आप कि उसकी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होगी, मींस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा या लिक्विड से गैस के अंदर चेंज होगा। सेकेंड पॉइंट, चेंज इन कलर, उसके कलर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। एंड थर्ड इज ए चेंज इन टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर होगा उस सब्सटेंस का उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। एंड फोर्थ, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, एवोल्यूशन मीन्स गैस का रिलीज होना, बाहर निकलना। तो ये चेंजेस होंगे बेसिकली किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है तो ये आपने अंडरस्टूड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास वेज ऑफ ए रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, कौन कौन से वेज हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है वर्ड इक्वेशन, सेकेंड क्या रहेगी बच्चों, केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ड इक्वेशन क्या होती है, कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फ्रॉम ए क्वाइट लॉन्ग। अब जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक डिस्क्रिप्शन के रूप में डालते हैं तो वो काफ़ी लॉन्ग बन जाती है। द सिंपलेस्ट वे टू राइट ए केमिकल रिएक्शन इन ए शॉर्टर फॉर्म, हमने क्या लिखना है, एक सिंपल वे के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना है, उसको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल वर्ड इक्वेशन। किसके द्वारा करोगे आप, केमिकल वर्ड इक्वेशन के द्वारा। अब यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट करा देता हूँ कि वर्ड इक्वेशन होती क्या है। जैसे जिंक, जिंक को आपने वर्ड में लिखा ZINC, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड SULPHURIK, सल्फ्यूरिक एसिड, एरो का साइन बीच में लगाया, ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड थी, ये वाली हमारे पास क्या रहेगी, प्रोडक्ट साइड। तो इसके अंदर जो सब्सटेंस बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अभी साइड में मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है, दिस इज ए रिएक्टेंट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है। जो राइट हैंड साइड होगी दिस इज ए प्रोडक्ट, एंड इसको हम राइट हैंड साइड बोलेंगे। तो ये हमारे पास रहेगी वर्ड इक्वेशन। तो सिंपल डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म ए क्वाइट लॉन्ग, द सिंपलेस्ट वे टू राइट द केमिकल रिएक्शन इन ए शॉर्टर फॉर्म, जो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, केमिकल वर्ड इक्वेशन को। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इक्वेशन होती क्या है, कि एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो रिप्रेजेंट करेगी, किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, वो बाय केमिकल इक्वेशन के द्वारा। अब ये केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है बच्चों यहाँ से, कि इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो सिंबल को रिप्रेजेंट करें ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सिंबल को इंडिकेट करती है, सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है जिंक, अब इसी को हमने किस में डाल दिया, सिंबल के रूप में। तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, H2SO4। अब एरो का साइन बीच में लगाया तो यहाँ पर क्या बना, जिंक सल्फेट, तो इसको हमने सिंबल के रूप में डाला ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज ए केमिकल इक्वेशन। अब उसके बावजूद बेसिकली बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए केमिकल इक्वेशन, की कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी होनी चाहिए केमिकल इक्वेशंस के लिए। तो फॉर एग्जांपल कि सच एज ए टेम्परेचर होना है, प्रेशर चाहिए, और एनी कैटालिस्ट शुड बी रिटर्न ऑन ए एरो, किस पे राइट डाउन करना है आपने, इस एरो के ऊपर रिटर्न करना है, जो किसके बीच में है, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में है। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय कैटलिस्ट क्या होता है। पहले तो इसको समझिए, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। कि कोई भी रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है,
अब उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, उसके लिए कोई अल्टरनेट पाथ को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। ये केमिकल्स हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए हमारे पास कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म इज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को हमने बर्न करना है एयर की प्रेजेंस में, तो किसकी फॉर्मेशन देगा वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो ये हमारे पास रहेगी वर्ड इक्वेशन। अब जब हम यदि इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखें, जो सिंबल के रूप में लिखेंगे, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2 गैस की फॉर्म में है, तो हमारे पास क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी इसको हमने बैलेंस नहीं किया, तो बैलेंस अभी हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन के अंदर। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेकंड हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस को ही हम क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। याद रखना है आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनबैलेंस का ये सेकंड नेम है। अब सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डू मीन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, कि एक केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स of each element on the reactant side is equal to that of a product side। अब आपने क्या किया बच्चों, इसके अंदर देखो डेफिनेशन मैंने क्या राइट डाउन की है, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड है, तो दोनों साइड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो इक्वल अमाउंट्स के अंदर होंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के अंदर कि जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, वाई इज कॉल्ड इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों कहते हैं, कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। अब लॉ कौन सा है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अब ये क्या कहता है कि इट स्टेट दैट कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड। जो मैटर्स होते हैं या मास, ना तो ये क्रिएट होगा ना ही ये डिस्ट्रॉयड होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये जस्ट ओनली क्या होता है, चेंज होता है वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। अब इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन्स एट द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। तो इसलिए जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल अमाउंट्स के अंदर होंगे, रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड के अंदर। उसके बावजूद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों MCQ के रूप में, कि विच लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब उसके लिए कौन सा मेथड, यदि मेथड आपसे पूछ लिया जाता है कि विच मेथड यूज फॉर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। याद रखना है आपने, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज फॉर ए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब इसके देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस आपने समझना है बेसिकली बच्चों, जिसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को आपने कैसे बैलेंस करना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैंने सिंपली वे के अंदर इसको मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। नंबर 1, स्टेप वाइज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जिसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, कि राइट ए केमिकल इक्वेशन। अब आपने क्या लिखनी है, सबसे पहले बच्चों केमिकल इक्वेशन को लिखना है, ठीक है ना, उस सिंबल के रूप में, एंड ड्रॉ दी बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, और उसको आपने किसके अंदर डाल देना है, बॉक्स के अंदर। अब हमने यहाँ पर क्या लिया, आयरन प्लस वाटर, ये एरो का साइन है जिसको हम गिब्स कहते हैं। तो हमारे पास क्या बना, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको हम बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। इसको भी हम किस में डाल देंगे, वाटर को भी बॉक्स के अंदर, इसको भी हम किस में डाल देंगे, बॉक्स के अंदर, और हाइड्रोजन को भी किस में डाल देंगे, बॉक्स के अंदर। अब इस बॉक्स के अंदर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, कि डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड ऑफ द बॉक्स। जो आपने ये बॉक्स बनाया है ना, इस बॉक्स के अंदर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। जो भी चेंजेस करने हैं इस बॉक्स से बाहर आपने उसको चेंजेस करने हैं। अब स्टेप नंबर सेकंड में हमारे पास काउंट द नंबर ऑफ ए एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन दी बोथ साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताई, आयरन प्लस वाटर, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब आपने क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ एटम को काउंट करना है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं दोनों साइड के अंदर, रिएक्टेंट साइड के अंदर और प्रोडक्ट साइड के अंदर। तो यदि हम बात करें उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से थे बच्चों, फर्स्ट हमारे पास आयरन था, फिर हाइड्रोजन था, फिर ऑक्सीजन। अब आपने क्या राइट डाउन करना है,
नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो आयरन कितने टाइम था हमारे पास, 1 टाइम था रिएक्टेंट साइड के अंदर। हाइड्रोजन कितने टाइम था हमारे पास, 2 टाइम्स था। ऑक्सीजन की यदि बात करूँ तो वो कितने टाइम थी, 1 टाइम थी। यदि प्रोडक्ट साइड की बात करें, नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट हैंड साइड, तो हमारे पास Fe3O4 फॉर्मूला था, तो आयरन 3 टाइम्स था। हाइड्रोजन कितने टाइम थी बच्चों, प्रोडक्ट साइड में 2 टाइम्स थी। और जो ऑक्सीजन थी वो हमारे पास कितने टाइम थी, 4 टाइम। ये आपने एक टेबल सी बना लेनी है। उसके बावजूद आपने जाना है स्टेप नंबर 4 की तरफ, थर्ड की तरफ। अब स्टेप नंबर 3 में आपने क्या देखना है, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट विच हैज़ ए मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन द फ्रंट ऑफ इट। अब आपने किसको उठाना है, उस एटम को उठाना है, उस एटम ऑफ द एलिमेंट्स को उठाना है जो मैक्सिमम नंबर के अंदर है। मैक्सिमम नंबर में यदि बात करें इसके अंदर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, तो कौन सा है हमारे पास, 4 किसका है, ऑक्सीजन का। इसी को सबसे पहले आपने बैलेंस करने की ट्राई करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जो इसकी रिएक्शन थी Fe प्लस H2O प्लस किसकी फॉर्मेशन आ रही थी, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन की। अब ऑक्सीजन हमारे पास 4 टाइम्स है, यहाँ पर बॉक्स में हमने डाल रखा है इसको। अब यहाँ पर 4 टाइम है, इधर ऑक्सीजन हमारे पास कितनी थी, ओनली 1 टाइम। तो हमने क्या किया, इस बॉक्स से बाहर 4 को राइट डाउन कर दिया। 4 को इसलिए राइट डाउन किया ताकि हमारी ऑक्सीजन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई। पर यदि हम बात करें हाइड्रोजन कितने टाइम हो गई, 8 टाइम। अब इस केस में हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 की तरफ कि ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग ए कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोई भी नंबर होते हैं, कोई भी नंबर ऑफ मोल्स कह देते हैं, इन दी फ्रंट ऑफ इट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितने टाइम हुई थी, 8 टाइम्स। इधर कितने टाइम थी बच्चों, ओनली 2 टाइम्स। अब इसके सामने क्या लगा दूंगा मैं, फिर 4 टाइम्स लगा दूंगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन कितने टाइम हो गई, 8 टाइम। अब यहाँ पर यदि बात करें आयरन कितने टाइम है, 3 टाइम्स। और इधर आयरन कितने टाइम था हमारे पास, 1 टाइम। तो इसके सामने भी क्या लगा दिया मैंने, 3 लगा दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पर बैलेंस हो गई। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन किया, उसको बॉक्स में डाला। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, काउंट किए नंबर ऑफ एटम जो भी एलिमेंट्स थे हमारे पास। अब उसके बावजूद आपने रिएक्टेंट साइड में देखा और उसके बाद प्रोडक्ट साइड में आपने किसको सबसे पहले बैलेंस करना है, जो मैक्सिमम नंबर के अंदर है, ठीक है ना, उसको बैलेंस करना है। उसके बावजूद जो भी एलिमेंट्स आपके पास बचे उनको बैलेंस करना है। उसके बावजूद बच्चों हमारे पास है इसके अंदर कि नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में क्या हो गए, ये इक्वल हो गए, बैलेंस हो गए। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, स्टेप नंबर 5 की तरफ कि राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब आपने क्या लगानी है, फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट कौन सी होती है हमारे पास, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस। आयरन की जो स्टेट होगी वो सॉलिड होगी क्योंकि ये मेटल है। जो हमारे पास यहाँ पर वाटर है, इसकी स्टेट क्या होगी, गैसेस, क्योंकि आयरन कभी भी लिक्विड के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये जस्ट ओनली रिएक्ट विद ए स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब वेपर के साथ। अब जो आयरन ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, दिस इज ए आयरन ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ये किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर। जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो किसकी फॉर्म में निकलेगी, गैस की फॉर्म के अंदर। तो यदि हम सिंबल की बात करते हैं बच्चों, जो हमारे पास फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट के अंदर सिंबल को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सॉलिड स्टेट को S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड स्टेट को L से रिप्रेजेंट करेंगे, गैसीय स्टेट की यदि बात करें तो G से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि एक्वस स्टेट होती है, एक्वस का मतलब क्या होता है कि वाटर जिसके अंदर कंटेन करता है, उसको हम A क्या उससे डिनोट करेंगे। यदि हीट की बात करें तो उसको हम डेल्टा, मतलब ये हमारे पास एक ट्रायंगल के रूप में होता है। यदि प्रेसिपिटेट की बात करें तो ये डाउनवर्ड एरो होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसोलेबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर डिजोल्व नहीं होते। यदि एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिलीज होना गैस का, तो उसका जो सिंबल होगा वो एरो का साइन होगा अपवर्ड की तरफ। स्टेप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑन दी एरो। यदि हमें कोई कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर की, प्रेशर की या फिर कैटलिस्ट की, तो वो हम कहाँ पर राइट डाउन करेंगे, जो एरो आपने लगाई है इन बिटवीन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उस केस में आप उसको इंडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों सेकेंड टाइप, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन का सेकेंड टाइप कौन सा था, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी कि एक केमिकल इक्वेशन
इन विच द नंबर ऑफ ए एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल टू ऑन बोथ साइड। कि मतलब क्या है इसका कहने का कि जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड के अंदर जो भी एटम्स हैं वो इक्वल में नहीं होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन। अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए बच्चों। अब ये हमारे पास है एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, किसकी फॉर्मेशन आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। यदि मैग्नीशियम की बात करूँ तो यहाँ पर 1 टाइम है, ऑक्सीजन की बात करूँ तो रिएक्टेंट साइड में 2 टाइम्स है। बट इन केस ऑफ ए प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम 1 टाइम है, ऑक्सीजन भी 1 टाइम है। तो इधर 1 टाइम है, इधर 2 टाइम्स है, तो ये हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन। उसके बावजूद बच्चों हमारे पास है टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे पास 5 टाइप्स की होती हैं और ये पांचों की पांचों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसका सेकेंड नेम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड फिफ्थ हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन मतलब आपस में जुड़ जाना, प्लस हो जाना। तो डेफिनेशन देखिए बच्चों इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड टूगेदर, आपस में कंबाइन होंगे, टू फॉर्म इज ए सिंगल प्रोडक्ट, और किसकी फॉर्मेशन देंगे, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देंगे। दिस इज कॉल्ड इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल समझिए, ए प्लस बी, आपने ये क्या लिया, रिएक्टेंट लिए 2, ठीक है ना। अब 2 रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट कराया, कॉम्बिनेट किया और सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपके पास आ गई सी की। सो दिस इज कॉल्ड इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस केस में यहाँ पर डिटेल्स में मैंने राइट डाउन किया है कि वेयर ए एंड बी आर द रिएक्टेंट, ए और बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, कि दैट कंबाइन, अब इन दोनों को कंबाइन किया, फॉर्म इज ए सिंगल प्रोडक्ट। तो किसकी फॉर्मेशन आई हमारे पास, सिंगल प्रोडक्ट की। सो दिस इज कॉल्ड इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं वो सभी समझिए आप। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, किसकी फॉर्मेशन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिले, किसकी फॉर्मेशन आई, सिंगल प्रोडक्ट की। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल किसका रहेगा बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकेंड हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, 2 रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कराए तो फॉर्मेशन किसकी आ गई, सिंगल प्रोडक्ट की। अब इसको मैंने बैलेंस किया है, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ा मुझे, यहाँ भी 2, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 टाइम्स थी। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किसकी फॉर्मेशन आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास CaO। अब देखिए बच्चों यहाँ पर CaO की बात कर रहे हैं तो इसके 2 नेम मैं आपको बता देता हूँ। इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम हमारे पास एक लाइम बोलते हैं इसको, और सेकंड नेम क्या रहेगा इसका, लाइम। अब जब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो किसकी फॉर्मेशन देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगी इसके अंदर, हीट। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल नेम है उसका जो कॉमन नेम की यदि बात करें तो इसको स्लेक लाइम बोलते हैं या फिर लाइम वाटर कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम के MCQ के अंदर पूछी गई है। अब इस केस में कॉम्बिनेशन में क्या निकलती है बच्चों, हीट एनर्जी। अब यहाँ पर जो पॉइंट मैंने नोट किया है, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर क्या होगी, हीट इज इवॉल्व, हीट रिलीज होगी, हीट निकलेगी। कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इसलिए हम क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। तो याद रखना है आपने कि सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। क्यों होती हैं, बिकॉज हीट इज इवॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, हीट इसके अंदर रिलीज होती है। अब यहीं पर डेफिनेशन हम करेंगे व्हाट डू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अब सबसे पहले एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन, कि द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, हीट क्या होगी इसके अंदर, रिलीज होगी, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। जब किसकी फॉर्मेशन आएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल समझिए बच्चों। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ ए नेचुरल गैस। अब किसका बर्न होना, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मीथेन, CH4 इसे कहते हैं।
जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगी, बर्न होगी, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। साथ में इसको बैलेंस भी कर दिया हमने, क्योंकि हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में क्या चाहिए, सेम चाहिए। अब यदि बात करें कार्बन इधर 1 टाइम है, कार्बन इधर भी 1 टाइम है, तो कार्बन बैलेंस हुआ। यदि हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पर बच्चों 4 टाइम है, इधर कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम है, इधर 2 टाइम्स हो गया बच्चों, इधर भी इसके साथ ये 2 टाइम्स हो गया। तो रिएक्शन को आपने बैलेंस भी करना है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास एक्जोथर्मिक रिएक्शन का वो रहेगा, रेस्पिरेशन इज नोन एज ए एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कि जो रेस्पिरेशन करते हैं हम, तो ये प्रोसेस भी कौन सा रहेगा हमारे पास, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस रहेगा, एक्जोथर्मिक ही बोलते हैं इसको भी। अब फॉर एग्जांपल, अब जो ग्लूकोज हम लेते हैं जिसको हम फूड कहते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या रहेगा, C6H12O6 प्लस हम क्या लेते हैं रेस्पिरेशन के समय, ऑक्सीजन। तो किसकी फॉर्मेशन निकलती है बेसिकली बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या निकलती है, हीट एनर्जी। तो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस भी क्या रहेगा हमारे पास, एक्जोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। तो ये आपने एग्जांपल 1 2 लर्न कर लेने अच्छी तरीके से। सेकंड रिएक्शन हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन के अपोजिट है बेसिकली। इस रिएक्शन का नाम रहेगा हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देखिए डीकम्पोजिशन की क्या होगी, कि द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव ए 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। कि इसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट लेके चलना है आपने। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया यहाँ पर ए, ये किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के रूप में। तो B प्लस C हमारे पास आ गया। सो दिस इज कॉल्ड इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होना किसके अंदर, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास वैसे बेसिकली 3 टाइप्स की है। तो पहले रिएक्शन प्रोसेस को देखिए कि वेयर रिएक्टेंट ए डीकम्पोज, किसके अंदर डीकम्पोज हुआ ये, टू गिव ए सिंपलर प्रोडक्ट बी एंड सी के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों रिएक्शन जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट, FeSO4 कहते हैं बेसिकली। यदि इसको हमने हीट किया, सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास, ये किस में डिकम्पोज होगा, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर। तो क्या बनेगा यहाँ पर, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स आप में पूछा गया है कई बार बच्चों, ये क्वेश्चन डन कर लेना है। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास 2 ग्राम ऑफ ए लेड नाइट्रेट, PbNO3 का ट्वाइस। जैसे ही इसको हीट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। अब ये याद रखना, दिस इज ए सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट, किस में डिकम्पोज हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर। अब जो NO2 गैस होती है बेसिकली बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए ब्राउन गैस या फिर ब्राउन फ्यूम्स कहते हैं। ये आपको आगे क्वेश्चंस के अंदर कराएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। अब सबसे पहले फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसको हम हीट कहते हैं। सेकेंड हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसको हम करंट कहते हैं, करंट का पास करना किसी भी साल्ट सॉल्यूशन के अंदर से। थर्ड वाली हमारे पास फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसके अंदर से लाइट पास कराते हैं, सनलाइट की बात करेंगे। इसको हम ब्लैक एंड वाइट केमिकल रिएक्शंस भी कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, फर्स्ट हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन कि व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ये रिएक्शन कब होगी, जब हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इज नोन एज ए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तभी इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये केमिकल नेम है इसका CaCO3। जैसे इसको हमने हीट दिया तो ये किसके अंदर ब्रेक डाउन हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट के नाम मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन नेम कौन कौन से होते हैं बच्चों। इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसी को हम चोक कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्बल। और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम मैंने पीछे बताया था आपको, क्विकलाइम बोलते हैं, इसको फिर लाइम कहते हैं। प्लस क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके अंदर कि व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, ये रिएक्शन कब कैरी आउट होगी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम करंट को पास करेंगे किसके अंदर से, किसी भी साल्ट सॉल्यूशन के अंदर से, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका जो हमारे पास रिएक्शन है बेसिकली वो देखिए
तो एग्जाम्पल हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, जब इसमें से हमने करंट को पास किया तो ये किसके अंदर ब्रेक डाउन हुआ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फोटोलिटिक का मतलब क्या है बेसिकली बच्चों, सनलाइट का पास होना, ठीक है ना, कि व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, ये कब कैरिड आउट होगी, विद द हेल्प ऑफ ए लाइट, किसकी हेल्प से होगी बेसिकली बच्चों, ये लाइट की हेल्प से, इज कॉल्ड इज ए फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो बेसिकली मैंने फिगर बनाया है राइट साइड के अंदर, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में एक्टिविटी के रूप में पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ ए चाइना डिश, ये कांच की एक कटोरी होती है बेसिकली, दिस इज़ ए सनलाइट। अब इसके अंदर हम किसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं, AgCl या फिर AgBr, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे इसके ऊपर सनलाइट्स पड़ती है तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास AgCl, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है Ag प्लस Cl2 के अंदर। तो जो हमारे पास Ag है बेसिकली, यदि बात करें बच्चों, AgCl का कलर वाइट होता है तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, ग्रे कलर ऑफ ए सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेम केस हमारे पास AgBr वाला है, जैसे ही हम इसके अंदर से सनलाइट पास करेंगे तो सिल्वर के अंदर डिकम्पोज होगा प्लस ब्रोमीन गैस निकलेगी, कि अबो द रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए ब्लैक एंड वाइट रिएक्शन बोलते हैं इसको। और इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ किया जाता है। कौन सी रिएक्शन को, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। अब एक याद रखना है बच्चों आपने, कि जो हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई, पहली कौन सी थी, थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड बताई इलेक्ट्रोलिटिक, थर्ड बताई मैंने फोटोलिटिक। अब इसके अंदर जितनी भी हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। अब एंडोथर्मिक की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, कि द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट, कि वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है बेसिकली, रिक्वायर होती है, एनर्जी चाहिए, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, टू ब्रेक ए रिएक्टेंट। और वो क्या करेगी बेसिकली बच्चों, रिएक्टेंट को ब्रेक करेगी। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर सिंपल डेफिनेशन बोल दीजिए कि द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक इन द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हीटिंग ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम लाइमस्टोन, चौक, मार्बल कहते हैं। जब हमने इसको हीट एनर्जी दी तो ये रिएक्टेंट किस में डिकम्पोज हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। सो दिस इज ए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पॉइंट आपने नोट करना है MCQ क्वेश्चंस के लिए। ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ए एंडोथर्मिक, जितने भी हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सभी क्या होंगी, एंडोथर्मिक, मतलब इसके लिए हीट एनर्जी चाहिए। थर्ड रिएक्शन हमारे पास रहेगी बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है, नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना, कि द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए A प्लस BC, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये किस में कन्वर्ट हुआ, B प्लस AC के अंदर। सो दिस इज ए कंपाउंड, ये हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट क्या करेगा, यहाँ से इस कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये हमारे पास AC बन जाएगा, प्लस क्या हो गया, B। अब वेयर रिएक्टेंट E डिस्प्लेस, किसको डिस्प्लेस कराया उसने, B को, फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ ए BC एंड फॉर्म इज ए कंपाउंड, किसकी फॉर्मेशन आ गई, AC की फॉर्मेशन आ गई। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए यहाँ पर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमारे पास आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा और आयरन यहाँ पर सल्फेट के पास आ जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास आयरन सल्फेट। अब ये एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस एक्टिविटी को आप समझ लीजिए कि आयरन नेल्स बिकेम ब्राउनिश इन कलर, जो आयरन नेल होती है वो ब्राउनिश इन कलर की होगी बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट। अब जो कॉपर सल्फेट की यदि बात करता हूँ बच्चों, इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब जो आयरन नेल को यदि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जो हमारे पास फेरस सल्फेट बना, तो इसका जो कलर हमारे पास बन के आएगा वो क्या बनेगा, डर्टी ग्रीन कलर बनेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फेरस सल्फेट। और जो भी ये केमिकल रिएक्शन आपने इनको रिटर्न में प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास सेम केस है इसी के अंदर कि जिंक
जो सॉलिड फॉर्म में है, रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। जिंक हमारे पास क्या है, मोर रिएक्टिव, तो किसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, कॉपर को। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कि जिंक इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए, किससे मोर रिएक्टिव रहेगा, ये कॉपर से मोर रिएक्टिव रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है फोर्थ रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन समझिए कि द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म इज ए टू न्यू कंपाउंड। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले डेफिनेशन देखो कि वो रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। सिर्फ क्या होंगे इसके अंदर, आयंस एक्सचेंज होंगे किसके बीच में, उन कंपाउंड्स के बीच में, और नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से रिएक्शन के तौर पे समझिए, हमारे पास ए बी, ये भी एक कंपाउंड है, प्लस सी डी, ये भी एक कंपाउंड है। अब यहाँ से जो हमारे पास यदि बात करें, बी किसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से डी को डिस्प्लेस कर देगा, तो बी सी बन जाएगा, प्लस ए के साथ क्या आ जाएगा, डी। तो बी सी प्लस ए डी, तो ये हमारे पास दो न्यू कंपाउंड बन के तैयार हो गए। कि वेयर ए फॉर्म इज ए कंपाउंड, जो हमारे पास ए था रिएक्टेंट ए बी के अंदर, उसने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज बाय किसके द्वारा एक्सचेंज हुआ, ये सी के द्वारा, फ्रॉम द रिएक्टेंट सी डी टू फॉर्म इज ए टू न्यू कंपाउंड। जो नए कंपाउंड बन के आए वो कौन कौन से बने, बी सी एंड ए डी, दो हमारे पास न्यू कंपाउंड बन गए। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास रिएक्शन थी उसमें तो मोर रिएक्टिव था बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं किसके बीच में, किसी भी रिएक्टेंट के बीच में या कंपाउंड्स के बीच में, ये आपने याद रखना है। अब एग्जाम्पल समझिए, हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट Na2SO4, दिस इज ए सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब ये भी कंपाउंड है हमारे पास, ये भी कंपाउंड है, तो बेरियम के साथ सल्फेट जाएगा तो BaSO4 बनेगा प्लस 2NaCl, ये हमारे पास 2NaCl बनेगा एक्वस फॉर्म में। जो बेरियम सल्फेट है बेसिकली बच्चों, ये क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं वाइट कलर के। प्रेसिपिटेट मैंने क्या बताया था आपको, दिस इज कॉल्ड इज ए इनसोलेबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि दिस इनसोलेबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज ए प्रेसिपिटेट। जो ये क्या बने, हमारे पास इनसोलेबल सब्सटेंस बने, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट, यदि किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलेंगे। अब इसके हमने 3 रिएक्शंस आपको करके दिखाई हैं। तो पहली रिएक्शन हमारे पास AgNO3, दिस इज ए सिल्वर नाइट्रेट। अब ये जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, पोटासियम ब्रोमाइड के साथ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, K के साथ क्या जाएगा, NO3, तो KNO3 निकल गया, प्लस Ag के साथ Br जाएगा, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड बन गया AgBr। तो किस कलर का रहेगा, बेसिकली ये येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे पास इनसोलेबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास AgNO3 रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या बनेगा, AgCl बनेगा, दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट, प्लस क्या निकलेगा, NaNO3 बाहर निकल जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास ए सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड, तो यहाँ से हमारे पास AgI निकलेगा, दिस इज ए डार्क येलो प्रेसिपिटेट। ये आपने कलर भी याद रखने हैं बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या निकलेगा, पोटासियम नाइट्रेट। तो 3 रिएक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने क्या निकाले, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसोलेबल सब्सटेंस, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 5th नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीडेशन क्या होगा, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। यदि किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब रिएक्शन देखिए, हमारे पास मैग्नीशियम के साथ यदि ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यदि ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई, यहाँ पर मैग्नीज टू मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन रहेगी किसकी, ऑक्सीडेशन की, जिसके अंदर एडिशन किसका होता है, ऑक्सीजन का। सेकंड हमारे पास ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम दी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर से हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब इस केस में समझिए बच्चों, ये रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्या निकलेगा, सिर्फ ओनली सल्फर, प्लस उसके साथ क्या निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। यदि ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई बच्चों, यहाँ से H2S की ऑक्सीडेशन हुई, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर के अंदर। तो ये सिंगल डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है।
तीसरी डेफिनेशन हमारे पास ऑक्सीडेशन की क्या है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीसीज, कि किसी भी स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। सो ऑक्सीडेशन ऑफ किसका हुआ, सोडियम टू दी सोडियम पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हमारे पास सल्फाइड आयंस है S2 नेगेटिव, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो सल्फर +2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ बच्चों, यहाँ पर सल्फाइड आयंस का कन्वर्ट होना किसके अंदर, सल्फर के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास रहेगी सेकंड वाली, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन की भी 3 डेफिनेशन हमारे पास। फर्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन फ्रॉम दी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का रिमूव होना, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये क्या है, दिस इज ए मर्करी ऑक्साइड 2HgO। अब यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकली तो Hg अलग रह गया, तो रिडक्शन किसका हुआ यहाँ पर, HgO का, किसके अंदर, बेसिकली बच्चों मर्करी के अंदर। ये आपने 1 बाय 1 समझना है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या रहेगा इसके अंदर कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, एडिशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसको भी आप क्या बोलोगे, रिडक्शन। अब हमारे पास रिएक्शन क्या है, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या बन गया 2HCl, तो रिडक्शन किसका हुआ यहाँ पर, Cl2 क्लोरीन गैस का किस में कन्वर्ट होना, HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाना। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास रहेगी रिडक्शन की, क्या रहेगी बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, मतलब किसी भी स्पीसीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करना, उसको भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब यहाँ पर जैसे आयरन है, आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है, तभी इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन वापस दे दे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe2 पॉजिटिव के अंदर। सो दिस इज ए रिडक्शन ऑफ ए Fe3 पॉजिटिव चेंज इनटू ए Fe2 पॉजिटिव। ऐसे ही हमारे पास सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, आउटर मोस्ट में क्या होंगे बच्चों, 2, 8 और 6। यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड आयंस के अंदर, कि रिडक्शन ऑफ ए सल्फर किस में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली S2 नेगेटिव के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कि ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली, कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं एक ही टाइम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडॉक्स का मतलब क्या है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिएक्शन समझिए, रिडॉक्स रिएक्शन की क्या है बच्चों, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू कॉपर प्लस वाटर। अब यदि हम बात करें यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ए रिडक्शन। और यदि हाइड्रोजन से यहाँ पर वाटर बना तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हो गई तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर पूछा जाता है बच्चों एग्जाम्स के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब हमारे पास जिसके अंदर रिडक्शन हुई, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके अंदर सब्सटेंस क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ। यदि रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग का मतलब है जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो दिस इज ए हाइड्रोजन क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसी की एक रिएक्शन है ZnO प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब यहाँ से यदि बात करें Zn और ऑक्सीजन किसके साथ चली जाएगी, इस कार्बन के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ZnO क्या हुआ बेसिकली बच्चों, यहाँ से रिड्यूस हुआ। रिड्यूस का मतलब है लूज ऑफ ऑक्सीजन, इसने लूज कर दी अपनी ऑक्सीजन और किसको दे दी, इस कार्बन को। तो किस में कन्वर्ट हो गया ये, ZnO कन्वर्ट इनटू Zn, और कार्बन ने क्या किया, एक ऑक्सीजन को ले लिया तो दिस इज ए कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी रिडॉक्स रिएक्शन की एक और रिएक्शन है बच्चों, कि मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl कन्वर्ट इनटू मैग्नीज क्लोराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा यहाँ पर रिड्यूसिंग है, कौन सा यहाँ पर ऑक्सीडाइज है। तो MnO2 हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, रिड्यूस होगा किसके अंदर, MnO2 से MnCl2 के अंदर। जो HCl है ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, Cl2 के अंदर। ये आपने यहाँ से अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक रिएक्शन और है, 2HS प्लस SO2 कन्वर्ट इनटू 3S प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। अब यदि हम बात करें यहाँ से 2HS से, तो यहाँ से H2S से किस में कन्वर्ट हुआ, S के अंदर, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। और SO2 से यदि बात करें S के अंदर, तो ये क्या हुआ हमारे पास, रिडक्शन। तो यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया हुआ है, हेयर H2S अंडरगोज ए ऑक्सीडेशन। H2S का क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। वेयर जो SO2 है हमारे पास अंडरगोज ए रिडक्शन, यहाँ पर क्या हुई, रिडक्शन, एक्ट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब यहाँ पर बच्चों आपको थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी कि यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़िए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की, कि द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर, कि वो सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, दूसरों के साथ ऑक्सीजन दे दे और अपने आप इट सेल्फ गेट रिड्यूस, और अपने आप क्या हो जाए बच्चों, वो रिड्यूस हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके अंदर ये भी लिख सकते हो आप, कैन ऐड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सेकेंड, कैन रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और थर्ड पॉइंट क्या लिखना चाहोगे आप, कैन गेन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, अपने आप क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखिए बच्चों, हमारे पास सभी नॉन मेटल, जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4 जिसे कहते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, आयरन 3 पॉजिटिव आयंस और कॉपर 2 पॉजिटिव, दिस इज ए ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सभी क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कि दो सब्सटेंसेस विच रिड्यूस अदर, जो अदर्स को, दूसरे सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और अपने आप क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन आप कर सकते हो बच्चों, कैन एडिड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सेकेंड डेफिनेशन क्या लिखना चाहोगे आप, कैन रिमूव ऑफ ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। या थर्ड, कैन लूज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो आपने सिंपल याद रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम रिडक्शन कहते हैं, इतना ही याद कर लेना आप। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे बच्चों, हमारे पास सारे मेटल, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोरोजन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों रेंसिडिटी। तो सबसे पहले कोरोजन देखिए, कि द प्रोसेस ऑफ ए स्लो कन्वर्जन ऑफ ए मेटल, मेटल का स्लो प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट होना इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए एयर, किसके द्वारा, मतलब एयर की प्रेजेंस में किसी अदर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाना, उसको हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर गैसेज लाइक इज ए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एसिड इज कॉल्ड इज ए कोरोजन। तो ये डेफिनेशन हमारे पास किसकी रहेगी बच्चों, कोरोजन की रहेगी। उसके बावजूद एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है रस्टिंग, और रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपके एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रस्टिंग स्पेशली होता है ये आयरन आर्टिकल्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर रस्टिंग का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों, कि रस्टिंग व्हेन आयरन और आयरन आर्टिकल्स आर एक्सपोज टू दी एटमोसफियर, जब हम आयरन और आयरन के आर्टिकल को एक्सपोज कर देते हैं, एटमोसफियर के अंदर छोड़ देते हैं, कि दे आर अटैक बाय ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एयर। तो कौन अटैक करती है उसके ऊपर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन अटैक करती है, एंड रेडिश ब्राउन कलर्ड लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है ऑन दी सरफेस ऑफ ए आयरन। सो दिस इज कॉल्ड इज ए रस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, रस्ट। कि देयर फॉर कोरोजन ऑफ ए आयरन इज कॉल्ड इज ए रस्टिंग, जो कोरोजन होता है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड इज ए रस्टिंग, उस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलेंगे। कि रस्टिंग इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ट्रिपल ऑक्साइड। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास इसका रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर X क्या है, यहाँ पर X कोई भी नंबर है, वेरी करता है, ये नंबर 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास दिस इज ए जर्नल फॉर्मूला ऑफ ए रस्टिंग। उसके बावजूद ये केमिकल फॉर्मूला रहेगा इसका, मेनली हाइड्रेटेड आयरन ट्रिपल ऑक्साइड। उसके बावजूद एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ ए सिल्वर। रस्टिंग किसके ऊपर होती है, आयरन के ऊपर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक कोटिंग किसके ऊपर होती है, सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर, एंड ग्रीन कोटिंग किसके ऊपर होती है, कॉपर के ऊपर। तो ये तीनों आपने लर्न करना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है इसी की प्रिवेंशन, तो कैसे कोरोजन को इससे प्रिवेंट किया जा सकता है, कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कैसे प्रिवेंट करेंगे बेसिकली बच्चे, अप्लाइंग ऑफ ए पेंट, अप्लाइंग ए लेयर ऑफ ए ऑयल और ग्रेस,
ए थिक कोट ऑफ ए पेंट, या तो उसके ऊपर आपने ग्रीस लगाना है या ऑयल लगाना है या फिर उसके ऊपर पेंट्स लगाना है या उसके ऊपर क्या करना है आपने लेयर ऑफ जिंक को मतलब गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करना है। सो ये हमारे पास प्रिवेंशन के मेथड रहेंगे कोरोजन के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेंसिडिटी क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कि द ऑक्सीडेशन ऑफ ए फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू द एयर इज नोन एज ए रेंसिडिटी। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ए फैट्स, ऑक्सीडेशन किसका, फैट्स का, ऑयल का, जब हम उसको एक्सपोज कर देते हैं एयर के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आप घर पे फूड को कुक करते हैं तो उसके अंदर भी ऑयल और फैट्स होते हैं। यदि उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके अंदर से स्मेल, बैड स्मेल और बैड टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज ए रेंसिडिटी। तो सिंपल डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ए फैट and oils when exposed to the air is known as a rancidity. It leads to the bad smell and a bad taste. तो उसके फूड के अंदर से क्या आएंगे बच्चों, बेसिकली बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट फॉर ए लॉन्ग टर्म। अब इसके जो मेथड्स होते हैं प्रिवेंशन ऑफ ए रेंसिडिटी, तो वो देखिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट, कीपिंग ए फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, कि जो भी आपने फूड लेना है बेसिकली जिसको कुक करना है उसको आपने किसी भी एक टाइट कंटेनर के अंदर केप्ट करना है। सेकेंड पॉइंट, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। जो भी हमारे पास चिप्स पैकेट आते हैं तो उन चिप्स पैकेट के अंदर बेसिकली कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन या फिर हीलियम गैस होती है, ताकि फूड जो है हमारा बेसिकली वो ख़राब ना हो। थर्ड, बेसिकली क्या करना है बच्चों, आपने रेफ्रिजरेशन करना है। एंड फोर्थ, बाय एडिंग ए एंटीऑक्सीडेंट, और क्या ऐड करना है आपने, एंटीऑक्सीडेंट, जो बेसिकली वो फूड आर्टिकल्स किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें, लाइक इज ए BHA। और BHA की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिशोल। एंड सेकेंड हमारे पास BHT, दिस इज ए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ ए प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो कौन कौन सा रहेगा, पहला कीपिंग ए फूड इन एयर टाइट कंटेनर, सेकेंड रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, थर्ड इज ए रेफ्रिजरेशन, एंड फोर्थ बाय एडिंग ऑफ ए एंटीऑक्सीडेंट BHA एंड BHT। दिस इज ए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिशोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। डन बच्चों।